नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद अपनी सेक्रेटरी मनाली पर डोरे डालता है और उसे कीमती जेवरात तोहफे के तौर पर देता है। विक्रांत और पिंकी ये जानना चाहते हैं कि गाड़ी नंबर 4567 का धर्मा के खून से क्या ताल्लुक है। विक्रांत पिंकी से इस बारे में अपने पिता विकास से पूछने के लिए कहता है। पिंकी को पता चलता है कि इस गाड़ी का मालिक भूपेंद्र सिंह अंडरवर्ल्ड का आदमी है और मुमकिन है कि धर्मा का खूनी भी। भूपेंद्र सिंह विक्रांत को पिंकी से दूर रहने के लिए वापस कॉलेज भेज देना चाहता है। विक्रांत उसे बताता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पिंकी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। विक्रांत अपनी बहन कुसुम से मिलता है। वो भी ये जानकर परेशान होती है कि विक्रांत का उस आदमी की लड़की से ताल्लुक है जिस पर खून का मुकदमा चल रहा है। अब आगे। दीदी, अरे विक्रांत, आ बैठ। मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं दीदी, मुझे फौरन वापस जाना है। अरे बैठ तो सही, इतने दिनों के बाद आया है, थोड़ी देर रुकेगा नहीं अपनी दीदी के पास? इतनी मुद्दत हो गई है तुझे देखे। यहाँ रह, थोड़ी सैर तफरी कर, थोड़ी खातिर वातिर कर लूं तेरी, फिर चले जाना। अभी तो कॉलेज बंद है ना? यही तो मुश्किल है दीदी, डैडी मुझे वापस भेजना चाहते हैं। वापस भेजना चाहते हैं? कॉलेज खुलने से पहले ही? हाँ दीदी। क्यों? दीदी, एक मेरी फ्रेंड है पिंकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये दूसरी बात है कि वो हमारी तरह अमीर नहीं है, उसके पास हवेली और कोठी नहीं है। दीदी, डैड नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। डैडी इसलिए ऐसा नहीं चाहते हैं कि उसके पास हवेली और कोठी नहीं है, क्योंकि डैड इसलिए ऐसा चाहते हैं कि अभी तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, इन सब फालतू बातों में बर्बाद करने की नहीं है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक बहुत काबिल इंसान बने, अपने पैरों पर खड़ा हुए। दीदी, इन तमाम बातों से दोस्ती का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मेरे भाई। अगर तुझे इन सब बातों से फुर्सत मिलेगी तभी तो पढ़ाई में ध्यान देगा, नहीं तो रिजल्ट आएगा जीरो, बिग जीरो। डैडी ने जो कहा है तेरे भले के लिए कहा है। ओहो दीदी, आप भी डैड की तरह वही बातें कर रही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे जाता कैसे है, खाना खाकर जाना है तुझे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास दीदी, बस एक बात का अफसोस रहेगा कि जीजा जी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मिलवाती हूँ तुझे अपने जीजा जी से। चल तू गाड़ी निकाल, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है दीदी। मनाली, तुम खुश तो हो ना यार? हाँ, लेकिन मुझे डर लगने लगा है। डर? किस बात का डर? तुम्हारी मेहरबानियों का। इतने एहसान है तुम्हारे मुझ पर,
मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कितना कर्ज है। कैसे चुका पाऊंगी मैं ये कर्ज? मनाली, तुम जिसे कर्ज कह रही हो वो मेरे लिए फर्ज बन चुका है। फर्ज? हाँ मनाली, फर्ज। अब इस बात में बिल्कुल शक नहीं रह गया है कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूं। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मेरी जान बन गई हो। और अब मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करता हूं वो मेरे लिए फर्ज बन चुका है। अब तुमने भी कबूल कर लिया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इस दूरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ जो हमारे दरमियान है। मैं तुम्हारी सांसों को अपने सांसों में मिला देना चाहता हूँ। नहीं नहीं विनोद साहब, हमारा रिश्ता मोहब्बत का है और मैं समझती हूँ इस रिश्ते में कोई सीमाएं होनी चाहिए। मनाली, अब कोई भी सीमा, कोई भी दीवार हमारे बीच नहीं आ सकती। अगर इस दीवार को तोड़ देंगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या तुम इस अंजाम से डरती हो? हाँ, मैं एक औरत हूँ। एक मर्द अगर अपनी सीमा तोड़ दे तो उसे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अगर एक औरत अपनी सीमा तोड़ दे तो उसे 100 सवाल किए जाते हैं और उन सवालों का जवाब उसे देना पड़ता है। मनाली, तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो कौन देगा मेरे सवालों का जवाब? मैं दूंगा। आप? हाँ मनाली, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा नहीं होता मैं आपके करीब आती ही नहीं, है ना? मनाली, मेरे करीब आओ। हाय जीजा जी। दीदी, दीदी, हेलो। भगवान, 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 भगवान। क्या हुआ?
आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? भगवान कुसुम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठकुराइन, ये सच है। कुसुम को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उसकी हालत बहुत नाजुक है। कैसे हुआ? सुनो, ये कहने सुनने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। चलो। क्या हुआ मेरे दोस्त? कुसुम तो ठीक है ना? हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चा तो ठीक है? कहा ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। बच्चा तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं होगा? डॉक्टर, मेरा नाती तो बच गया है। इतने ताज्जुब और अफसोस की एक लड़की अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, इतना बड़ा खतरा है उसकी जान को। आप लोगों को उसकी फिक्र नहीं है? अगर फिक्र है तो किसी को अपने पोते की, तो किसी को अपने नवासे की। विक्रांत कौन है? डॉक्टर विक्रांत मैं हूँ। चलिए आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर क्या बात है? अभी इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। विक्रांत मेरे साथ आइए। उसे थोड़ी देर के लिए होश आया है, या यूं समझो कि उसने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली हैं। उसकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। वो शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है। डॉक्टर, मेरी दीदी बच तो जाएगी ना? देखो, बेकार बातों में वक्त मत बर्बाद करो। जाकर देखो वो तुमसे क्या कहना चाहती है। जाओ। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं जो कहती हूँ तो ध्यान से सुन। कहो दीदी। तूने जो कुछ भी इसमें देखा वो तो किसी से नहीं कहेगा। अपनी जुबान बंद रखेगा। मगर दीदी, देख, ये बात तो टकराने नहीं तो नहीं दीदी, नहीं नहीं। भाई, तो तू मेरे साथ में अपने की कसम खा और किसी से कुछ नहीं कहेगा। दीदी, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस तुम अच्छी हो जाओ। दीदी, दीदी, डॉक्टर, दीदी क्या हो रहा है? दीदी, दीदी क्या हो रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हो गया दीदी को? तुम बाहर जाओ जल्दी। दीदी, नर्स, नर्स। बेटे, क्या कहा कुसुम? बोलो बेटे। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
माँ जी, कुसुम की तबीयत कैसी? डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? देखिए, मैंने कुसुम को किसी तरह से बचा तो लिया है, मगर उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उसकी सांसें वापस आ गई हैं, पर ये सांसें उसकी जिंदगी का साथ कब तक देंगी, मैं ये भी नहीं कह सकती। मेरे बच्ची को बचा लीजिए, मतलब में मेरी जान ले लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसे बचाने की, मगर आप लोग एक बात याद रखिए कि हो सकता है अगर वो जिंदा रही तो सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह जाए, सोचने समझने की शक्ति खो बैठे, या फिर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। इस वक्त तो मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए। डॉक्टर, उसका बच्चा? मुझे अफसोस है, मैंने कुसुम को तो किसी तरह से बचा लिया, मगर क्या डॉक्टर? मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। चाइल्ड इज डेड। तुम क्या समझते हो? इस सच्चाई को छुपा दिया तुमने। बाबूजी, मैं विनोद, बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी सारी शरारतें और सभी जुर्मों को माफ करता रहा हूं। अपनी आंखों से तुम्हें मुजरिम बनते देखता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी हरकत पर कभी गुस्सा नहीं है। न जाने ऐसी कौन सी मोहब्बत, ऐसा कौन सा जज्बा था मेरे दिल में जिसने मेरे अंदर कभी गुस्सा नहीं पैदा होने दिया। लेकिन आज जिंदगी में तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है जिसके लिए मुझे तुमसे नफरत पैदा हो गई। जिंदगी में मैंने बहुत सारी जातियां, बहुत सारे जुल्म किए हैं, लेकिन अपने दामन को हमेशा बचा कर रखा। लेकिन तुमने ऐसा घिनौना जुर्म किया जिसके लिए हम अपने दामन को भी महफूज नहीं कर पाए। तुमने ना सिर्फ अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, बल्कि हमारे दिल को भी छलनी छलनी कर दिया। बाबूजी, मैं सच कहता हूं, मैंने जानबूझकर कोई जुर्म नहीं करता। जुर्म हो जाता है, और जुर्म तभी होता है जब उसके जरासीम खून में शामिल हो जाए, और मुजरिम को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो जुर्म कर रहा है। जुर्म के जरासीम तुम्हारे खून में शामिल हो गए, जो तुम्हारे शरीर को खा जाए, और इस बात का तुम्हें एहसास नहीं। इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और तुम तुम्हें इस बात का गम हो या ना हो, लेकिन मुझे यह गम जिंदगी भर सताता रहेगा कि मैं दादा ना बन सका। ठाकुर साहब, शायद आपको पहली बार जिंदगी में गम का एहसास हुआ। पहली बार आपका दिल तड़पा है, पहली बार आपकी आंखों में आंसू की सूरत देखी है, क्योंकि ये गम अपना है। इस गम के साथ आपका खून का रिश्ता है। आपने अपनी ज्यादतियों का एहसास पहली बार किया है। ठकुराइन, ठाकुर साहब, एक हादसा पहले भी हो चुका है। एक बिन ब्याही लड़की मां बन चुकी, उसकी कोख में आपके बेटे का बच्चा था। उस लड़की का नाम प्रगति था, जिसने अपनी कोख में पीट पीट कर उस बच्चे को गिरा दिया था। उसका दिल भी छलनी छलनी हो गया था, बहुत तड़पी थी वो, मगर आपके दिल में कोई गम नहीं था, आपकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, आपको किसी बात का एहसास नहीं था। ठकुराइन, ये तुम क्या कह रही हो? ठाकुर साहब, अभी मेरी बात अधूरी है। उस वक्त आपके दिल में कोई गम नहीं हुआ जब अमिता इसके बच्चे की मां बनने वाली थी?
ठाकुर, महज इसलिए कि एक औरत की मांग में सिंदूर भरकर तमाम औरतों के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें हक मिल सकता है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।